24 और 25 दिसंबर की दरमियानी रात जब दुनिया के अधिकतर हिस्सों में क्रिसमस ईव सेलिब्रेट की जा रही थी, तब पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में जमकर बमबारी कर रही थी। पाकिस्तान का आरोप कि यहाँ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकी छिपे हुए हैं, जो पाकिस्तान की सेना पर हमले करती है, इसलिए ये हमले उनके अड्डों पर किए गए हैं। लेकिन जब सुबह हुई तो तस्वीर कुछ अलग नजर आई। पाकिस्तान के हमलों में मारे जाने वाले ज्यादातर आम शहरी निकले। कम से कम अफगानिस्तान तो यही दावा कर रहा है। 25 दिसंबर को तालिबान के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि हमले में अब तक 46 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इनमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। लोकल मीडिया ये भी कह रही है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस हमले पर अफगान सरकार की भी प्रतिक्रिया आई है। सरकार ने कहा, ये हमारी संप्रभुता पर हमला है, हम इसका बदला जरूर लेंगे। पर कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी दिख रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये विवाद बरसों से चल रहा है। खासतौर पर 2021 के बाद से ये विवाद बढ़ा ही है। उस साल अगस्त महीने में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से टीटीपी के पाकिस्तान पर हमले बढ़े हैं। टीटीपी का आखिरी हमला महज 4 दिन पहले ही हुआ था। इसमें टीटीपी ने पाकिस्तान के 16 सैनिक मार दिए थे। ये हमला भी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुआ था। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है, और इसी की एक झलकी हमें कल रात हुए हमले में दिखी। लेकिन हमले में आम शहरियों की मौत से अफगानिस्तान आग बबूला है। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये नाराजगी पाकिस्तान पर हमले का बाइस बनेगी? क्या एक और युद्ध शुरू हो जाएगा? आज के शो में इसे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे टीटीपी और पाकिस्तान के विवाद की कहानी क्या है। क्या अफगानिस्तान टीटीपी को संरक्षण देता है? और हालिया हमले का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा अफगानिस्तान पर हुए हमले की। Brought to you by Haier and ITEL. हमने आपको हमले की खबर सुनाई और मौत का आंकड़ा बताया। खबर की तह तक जाएं उससे पहले इस हमले से जुड़ी कुछ जरूरी अपडेट जान लेते हैं। कहां हुआ है हमला? अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में। यह इलाका पाकिस्तान की बॉर्डर से लगा हुआ है। अफगानिस्तान की खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 7 गांवों को निशाना बनाया गया है। एक गांव में तो एक परिवार के ही 5 सदस्य इस हमले से मारे गए हैं। लोकल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि हमले में मारे गए अधिकतर लोग पाकिस्तान के वजीरिस्तान से आए शरणार्थी थे। अब सवाल उठता है कि ये लोग पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान क्यों गए थे? दरअसल 2014 में पाकिस्तान की सेना ने वजीरिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। 2019 में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी बढ़ा, इसलिए यहाँ के लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पक्तिका प्रांत पहुंचे। लेकिन दावा किया जाता है कि इन्हीं इलाकों में टीटीपी ने अपने अड्डे बना लिए हैं। एक और जरूरी बात, ये हमला उस समय हुआ है जब पाकिस्तानी सरकार का एक विशेष दल अफगानिस्तान गया हुआ है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बात करने। पाकिस्तान की तरफ से एक दिन पहले तक मोहम्मद सादिक तालिबान के मंत्रियों से मिल रहे थे। सादिक ने तालिबानी नेता सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की। वो इन दिनों अफगानिस्तान के गृह मंत्री बने हुए हैं। कुछ दिन पहले उनके चाचा खलील रहमान हक्कानी की इस्लामिक स्टेट ने हत्या कर दी थी। खलील रहमान हक्कानी अफगानिस्तान में रिफ्यूजी मिनिस्टर के पोस्ट पर थे। मोहम्मद सादिक ने पाकिस्तान की तरफ से रहमान हक्कानी की हत्या पर शोक जताया और आगे दोनों देश के संबंध मजबूत करने की बात भी कही। इन मुलाकातों से लग रहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध दोस्ताना हो जाएंगे, लेकिन 24 दिसंबर की रात पाकिस्तान के हमले के बाद सब कुछ बदला नजर आ रहा है। इस हमले पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं? पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने मीडिया के हवाले से कहा है कि ये हमले टीटीपी के ठिकानों पर किए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अफगानिस्तान ने क्या कहा? अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने हमले की निंदा की और कहा
कि हम बदला लेंगे। अब जानते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कहानी। सोवियत अफगान वॉर के बाद मुजाहिदीनों के बीच होड़ शुरू हुई कि अब अफगानिस्तान में किसका सिक्का चलेगा। मुजाहिदीनों के गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। केंद्र में मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार तो बन गई थी, लेकिन ये गुट उसको मान्यता नहीं देते थे। इन गुटों पर किसी ताकतवर नेता का नियंत्रण होता था। उन्हीं दिनों तालिबान बनाने वाले मुल्ला उमर की पॉपुलैरिटी बढ़ी। 1996 में तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया। उनका शासन 2001 तक चला। फिर 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। तालिबान को कुर्सी से हटा दिया गया। तब उसकी लीडरशिप ने पाकिस्तान के सीमाई इलाकों में शरण ली। मुल्ला उमर भी भागकर पाकिस्तान में छिप गए। अमेरिका उनके पीछे पीछे पाकिस्तान आया। वहां भी तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में उन दिनों परवेज मुशर्रफ की सरकार हुआ करती थी। उसने अमेरिका की मदद की। हालांकि बैकडोर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तालिबान को भी बचा रही थी। फिर भी अमेरिका को दी जा रही मदद ने पाकिस्तान में मौजूद तालिबान समर्थकों और जिहादी गुटों को नाराज कर दिया। इन नाराज लोगों में एक बैतुल्लाह महसूद भी था। उसने 1990 के दशक में तालिबान की खूब मदद की थी। बाद में वो पाक फौज के खिलाफ हो गया। उन्हीं के खिलाफ जंग छेड़ दी। इससे मुल्ला उमर नाराज भी हुए थे, लेकिन महसूद के साथ उसका रिश्ता बना रहा। इसी बैतुल्लाह महसूद ने 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की बुनियाद रखी। टीटीपी कई छोटे मोटे जिहादी गुटों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। उनका मकसद क्लियर था। वे पाकिस्तान में सख्त शरिया कानून लागू करना चाहते थे। सरकारी संस्थाओं को इस्लाम विरोधी मानते थे। टीटीपी ने स्थापना के साथ ही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर दी। जानकार कहते हैं उसको शुरुआती दिनों से ही तालिबान का सपोर्ट मिला। फिर 2014 का साल आया। दिसंबर में पेशावर के मिलिट्री स्कूल पर टीटीपी ने हमला किया। इसमें 100 से ज़्यादा स्कूली बच्चे मारे गए। इसके बाद पाक फौज ने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इसमें टीटीपी की क्षमता आधी से ज़्यादा घट गई। फिर अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म कहाँ था कि ये टूटी जंजीरें ही उनके लिए बेड़ियां बनने वाली हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी मजबूत ही हुआ है। 2021 से अब तक टीटीपी पाक फौज पर दर्जनों हमले कर चुका है। भले ही अफगान तालिबान उनके साथ अपना कोई रिश्ता ना बताए, लेकिन स्वतंत्र रिपोर्ट्स उनके दावों को झूठा बताती हैं। इसी साल जुलाई में यूएन ने इस मामले में रिपोर्ट पेश की थी। इसमें दावा किया गया था कि अफगानिस्तान में टीटीपी के कम से कम 6,500 लड़ाके रह रहे हैं और अंदरूनी तौर पर अफगान तालिबान टीटीपी को आतंकी संगठन भी नहीं मानता है। अब जानकारों का रुख करते हैं। हमने विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा से पूछा। एक डिबेट चलती है गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली। गुड तालिबान वाली बात अक्सर पाकिस्तान में कही जाती है। वहाँ एक धड़ा कहता है कि अफगान तालिबान अब बदल चुका है, लेकिन फिर खबर आती है कि वो टीटीपी को समर्थन दे रहा है। क्या पाकिस्तान के लिए अब अफगान तालिबान भी बैड तालिबान बना जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लिए अब दोनों तालिबान बैड तालिबान हो चुके हैं। उसके कई कारण हैं। अफगानिस्तान के में जब तालिबान सत्ता में आए तो उनको लगा कि पाकिस्तान उनके ऊपर डोमिनेट करना चाहता है। उनके रिसोर्सेस पे उनके ऊपर हर तरह का कंट्रोल आईएसआई चाहती थी करना। तो उन्हीं ने इनको बरतरफ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अलग किया, अमेरिका से डायरेक्ट संबंध बनाए। हालांकि बनाने में पाकिस्तान ने मदद की थी तालिबान के अमेरिका से संबंध। तो उन्हीं ने धीरे धीरे इनको अलग कर दिया। फिर दूसरी बात यह है कि जो पश्तून इलाका है पाकिस्तान में, ये पहली और दूसरी या तीसरी जो एंग्लो अफगान वार हुई थी उसमें इसका विभाजन कर दिया गया था पश्तूनिस्तान का पूरे, और एक बड़ा सेक्शन जो है पश्तून का वो पाकिस्तान से जुड़ गया था। ये जो एरिया है इनकी बहुत डिजायर है अफगान तालिबान की या अफगानिस्तान के लोगों की। वहाँ जो भी सरकार आती है वो उसको मान्यता नहीं देती। जो पाकिस्तान में पश्तून यानी जिसको हम लोग पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, या फिर उसके अलावा बाद में अब इसको खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, इसको वो लोग मान्यता नहीं देते। और उनकी एस्पिरेशंस ये हैं, उनकी डिजायर है कि ये दोबारा से अफगानिस्तान में मिलना चाहिए।
तालिबान ने कभी भी इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अफगान तालिबान ने। अब वो खुल के इनके सामने आ गई है और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को समर्थन करती है। दूसरी बात ये कि उसका मानना यह है कि पाकिस्तान की सेना जो है ये करप्ट है, इनएफिशिएंट है, और जो तालिबान वहां पे है, तहरीक तालिबान, ये प्योर इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, वैसे ही जैसा कि अफगानिस्तान में है, तालिबान ने बनाया है। तो ये उनका नेचुरल एलाई भी यही इमर्ज होके आया है। इसके चलते हुए पाकिस्तान में एक काफी समस्या खड़ी हो गई है, और उन्हीं ने तहरीक तालिबान को एक बड़ा एरिया भी दिया है, हर तरह की फैसिलिटीज देते हैं। उनके पास अब अमेरिकन वीपन्स भी हैं, जो अमेरिका वहां छोड़ के गया था, उसका भी इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। और पहाड़ी एरिया है, वहां पे इनको चेक करना आसान काम नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। 24 दिसंबर वाले हमले में अब तक 46 लोग मारे गए हैं। क्या अफगानिस्तान इसका बदला ले सकता है? अफगानिस्तान बहुत तरीके से बदला ले सकता है, अफगानिस्तान जरूर बदला लेगा। ये लोग बैठने वाले नहीं हैं, ये लोग खुद काफी उग्रवादी हैं, और उनके अभी भी बहुत वहां पे स्लीपर सेल भी हैं पाकिस्तान के अंदर। और मदरसों में इनकी सपोर्ट बेस है वहां के ऊपर, खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा में। और ये लोग बहुत से तरीके हैं बदला लेने के। एक तो ये हो सकता है कि वो तहरीक तालिबान को और स्ट्रांग बनाए और वहां पे दें, उनका के थ्रू बदला लें। ये डायरेक्ट स्वयं भी ये लोग ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और ये जरूर बदला लेंगे। ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। देखिए, पश्तून के अंदर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज शुरू से थी। पहले वहां पे पाकिस्तान बनने से पहले वहां पे कांग्रेस का रूल था, और बादशाह खां उसके लीडर होते थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, वो भी नहीं जुड़ना चाहते थे, और ना ही बलोच जुड़ना चाहते थे, और सिंध भी नहीं जुड़ना चाहते थे। ये तीनों प्रांत बिल्कुल नहीं। पंजाब ने बाद में ज्वाइन किया है। तो वो लोग, इन सब में जो है सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बहुत स्ट्रांग है, और ये अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं रहते। दूसरे ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इस बिगड़ती हुई इकोनॉमिक सिचुएशन में और साथ रहने में फायदा भी नहीं है। दो किस्म के मूवमेंट इमर्ज हुए, एक तो मिलिटेंट है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यहाँ पे है, और दूसरा उनके यहाँ जो मूवमेंट है वो पीसफुल मूवमेंट है, पश्तीन मुहाफिज मूवमेंट। अलग अलग नाम से है, लेकिन सबकी अल्टीमेट डिजायर यही है कि पाकिस्तान से छुटकारा मिलना चाहिए। इनका भी, बलोच का भी, दोनों जगह पे बहुत पावरफुल मूवमेंट है। अब और अगर ये बदला लेंगे, और ये पाकिस्तान ने दोबारा बदला लिया, तो ये जो पश्तून एरिया है, अभी तक तो ये मूवमेंट सीमित है पहाड़ी एरिया में, जो फाटा का पहले कहलाता था एरिया, जो कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेट था, जिसको अब इन्हीं ने जोड़ दिया है पश्तून से। ये बहुत ट्राइबल बेल्ट है, और इसको में पाकिस्तान की आर्मी बहुत समय से इसको दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश कर रही, मगर अभी तक कामयाबी नहीं मिली। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मूवमेंट, ये जो टग ऑफ वार शुरू हुई है, ये बहुत सीरियस है, और ये बहुत आगे जाएगी। दूसरी बार पाकिस्तान ने अटैक किया है, और अब ये पश्तून फिर अटैक करेंगे, और ये चलता रहेगा लंबे समय तक। पाकिस्तान की सरकार टीटीपी को जड़ से क्यों खत्म नहीं कर पाई है? एक तो ये है कि वहां के ऊपर पाकिस्तान ने ही इन लोगों को जन्म दिया, पाकिस्तान ने ही वहां पे आतंकवादी गतिविधियां इनको सिखाई, पाकिस्तान ने ही इन वहां के ऊपर, वहां के मदरसों ने इनको रिलीजियस तालीम दी, जो कि एक्सट्रीमिस्ट की तरफ इनको ले जाती थी, आतंकवाद की तरफ इनको ले जाती थी। एक तो ये बड़ा। दूसरी बात ये कि वहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हैं। तीसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। तो एक समय से वहां के ऊपर आंदोलन इन लोग का चल रहा है, आज से नहीं। मुशर्रफ ने ज़रब-ए-अफ़्ज़ का इस्तेमाल किया, जिसमें ये बहुत लोग मारे गए, 70,000 मिसिंग है। कहा जाता है ये जो है पश्तीन मुहाफिज मूवमेंट डिमांड कर रही है कि जो लोग मिसिंग है हमको वापस दो। वो ज्यादातर मारे जा चुके हैं, उनका कहीं पता नहीं है। तो ये मूवमेंट आज का नहीं है, ये काफी पुराना है, और अब ये एक फुल फ्लेश्ड लिबरेशन, इस्लामिक लिबरेशन मूवमेंट की शक्ल इसने ले ली है, और इसका बेस अब शिफ्ट होके अफगानिस्तान में चला गया है। पक्तिका प्रोविंस जो है, जो मिला हुआ प्रोविंस है,
और वहां पे इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। जो 50 लोग के करीब मरे हैं 24 तारीख को, उसमें अधिकतर बच्चे और औरतें हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से। और इनको ये तालिबान तो इनको हाथ लगेंगे नहीं, ये सिविलियन गांव के गांव इन्हीं ने खत्म कर दिए। वहां के ऊपर एक गांव तो पूरा बर्बाद कर दिया है 24 तारीख के अटैक में। तो ये पश्तून तो लड़ने वाली कौम है, ये पीछे नहीं आते। ये थी हमारी लीड स्टोरी। अब कुछ सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी अजरबैजान से है। कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर के पास एक प्लेन क्रैश हुआ है। ये प्लेन अजरबैजान एयरलाइंस का था और अजरबैजान की राजधानी बाकू से रूस के चेचन्या में ग्रोजनी शहर जा रहा था, लेकिन ग्रोजनी में घने कोहरे की वजह से उसका रास्ता बदल दिया गया। फिर इसे कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर के पास इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और इसी दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें देखा जा सकता है कि प्लेन उड़ते हुए जमीन पर जा गिरा और जमीन से टकराते ही आग की लपटों में घिर गया। क्रैश के बाद की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें प्लेन 2 टुकड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। उसके आसपास एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। कजाकिस्तान के आपातकालीन मंत्रालय के मुताबिक विमान में 67 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 27 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। रूस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तकनीकी समस्या समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं अजरबैजान के अधिकारियों ने बताया है कि दुर्घटना के बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव रूस से घर लौट रहे हैं। इल्हाम अलीयेव 25 दिसंबर को रूस के एक समिट में भाग लेने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। आज की दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिका प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में मृत्युदंड की सजा देने की बात कही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वो राष्ट्रपति बनते ही जस्टिस डिपार्टमेंट को आदेश देंगे कि रेपिस्ट और मर्डरर्स को मृत्युदंड दिया जाए। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 दिसंबर को ही मृत्युदंड की सजा पाए 40 में से 37 लोगों की सजा माफ कर दी थी। ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए एक पोस्ट किया और लिखा, बाइडेन ने हमारे देश के सबसे क्रूर हत्यारों की सजा माफ की है। जब आप इन लोगों के कारनामे सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि बाइडेन ने ऐसा किया है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने लगभग 20 साल के ब्रेक के बाद मृत्युदंड की सजा फिर से शुरू की थी। उनके राष्ट्रपति रहते 13 लोगों की फांसी की सजा दी गई थी। ये आंकड़ा अमेरिका के आधुनिक इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के मुकाबले सबसे ज्यादा था। आप जानते हैं कि अमेरिका में 2 मुख्य पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग मृत्युदंड के विरोध में रहते हैं। अमेरिका में 2015 पीयू रिसर्च सेंटर ने इसे लेकर एक सर्वे किया था। उसके मुताबिक 77% रिपब्लिकन और 40% डेमोक्रेट्स ने कहा था कि वो मृत्युदंड के पक्ष में हैं। वहीं 17% रिपब्लिकन और 56% डेमोक्रेट ने कहा कि वो मृत्युदंड का विरोध करते हैं। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से है। मोजाम्बिक में चुनावी नतीजों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कई जगहों पर हिंसा में तब्दील हुए। 23 दिसंबर से अब तक इस तरह के कुल 236 बार अलग अलग जगहों पर हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं। इसमें अब तक कुल 21 लोग मारे जा चुके हैं और 25 लोग घायल भी हुए हैं। मोजाम्बिक में प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? दरअसल इसी साल 9 अक्टूबर को वहां राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। लोग इस दिन को 49 साल से सत्ता में काबिज फ्रेलिमो पार्टी को हटाने के मौके की तरह देख रहे थे। ये पार्टी 1975 से ही सत्ता में है। 1975 में मोजाम्बिक पुर्तगालों से आज़ाद हुआ था। पुर्तगालियों ने जाते जाते शासन फ्रेलिमो पार्टी को सौंप दिया क्योंकि इस पार्टी की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका थी। लेकिन आज़ादी के बाद इस पार्टी ने देश में सिंगल पार्टी सिस्टम शुरू कर दिया। इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुए। विद्रोह सिविल वॉर में तब्दील हो गया। ये सब कुछ 1992 तक चला। फिर समझौता हुआ। मोजाम्बिक में मल्टी पार्टी सिस्टम लागू किया गया। तब सिविल वॉर खत्म हुआ। इसके बाद से विद्रोहियों ने पार्टी बना ली और ये पार्टी तब से विपक्ष में ही रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मोजाम्बिक के लोग फ्रेलिमो पार्टी की विरासत को छोड़ना चाहते थे और चुनाव में हालिया मुद्दों को बड़ा बनाना चाहते थे। इसकी वजह है फ्रेलिमो पार्टी की सत्ता में आर्थिक गिरावट, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो पता चला कि ये 49 साल की गिनती और आगे बढ़ेगी। फ्रेलिमो पार्टी के उम्मीदवार डेनियल चैपो को विजयी घोषित किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें 70% वोट्स मिले हैं। युवाओं के बीच पसंदीदा मॉन्डलेन दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मोजाम्बिक की 2/3 जनसंख्या युवा है। विपक्ष इन नतीजों को कबूलने को तैयार ना हुआ। उसका आरोप है कि वोटिंग में धांधली हुई थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन ऑब्जर्वर्स ने भी कुछ अनियमितताएं गिनाई।
इसके खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हुए। फिर यह मामला संवैधानिक कोर्ट पहुंचा। 23 दिसंबर को मोजाम्बिक की संवैधानिक कोर्ट ने नतीजों को सही ठहराया। हालांकि उसने चुनाव आयोग के 70% वाले आंकड़े को 65% बताया है। चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे मॉन्डलेन ने कोर्ट के फैसले के पहले ही देश को बंद करने और अराजकता फैलाने की धमकी दी थी। अक्टूबर 2024 से सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट में करीबन 151 लोग मारे जा चुके हैं। यह खबर यहीं तक और आज का दुनियादारी भी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।